हेलो बच्चों, सो वेलकम टू ऑल। और बच्चे, आप लोगों ने आज SBTS 9 का पेपर दिया हुआ है। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो बच्चे, फिजिक्स पोर्शन में बच्चे 1 से 25 क्वेश्चन बच्चे मुझे डिस्कस करने हैं। और चलिए बच्चे, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सिंह सर का विजन है बच्चे, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बच्चे, इसी विजन के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चे, आपका पहला क्वेश्चन कह रहे कि फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, आपको दे रखा है बच्चे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। और पूछा है आपसे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे क्या होगा पार्टिकल पे, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अगर आप पर्टिकुलर बात करो यहाँ पे, तो पहली बात तो जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ये समझने वाली बात है। और फोर्स बच्चे कह रहे हैं कि आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, फोर्स आपका 0 होगा। क्योंकि जब हम लोग स्फेरिकल सेल या एक आप बात कर लो यहाँ पे रिंग की वजह से जब आप सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हो, तो ये आता है बच्चे आपका 0। अगर आप किसी एक पॉइंट की वजह से यहाँ पे देखो एक्सिस के अलॉन्ग, अगर आपका पॉइंट हो कुछ r डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये आता है बच्चे आपका GMR अपॉन होता है बच्चे ये r² प्लस a² टू होल पावर 3/2, कुछ ऐसा वैल्यू देता है। तो जब यहाँ पे आप r रखोगे बच्चे 0, क्योंकि सेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चे क्या हो जाएगा, 0। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चे, वो भी क्या होगा आपका 0। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चे ऑन द पार्टिकल, वो क्या होगा बच्चे, 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका सेकेंड। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मास m इज स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स, स्मॉल m और दूसरा दे रखा है बच्चे आपको कैपिटल M माइनस स्मॉल m, विच और देन सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। आपसे पूछा हुआ है व्हाट रेशियो ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मैक्सिमाइजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्ट। तो पहले तो जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको दे रखा है कैपिटल M बच्चे आपका मास है, जो टू पार्ट्स में बच्चे ब्रेक हो रहा है। पहला मास आपको दे रखा है स्मॉल m, और दूसरा बच्चे ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा यहाँ पे m माइनस स्मॉल m, ये होगा बच्चे आपका दूसरा मास। अब देखो क्या कह रहा है कि पूछा है कि मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो पहले तो इनके बीच का बच्चे हम निकाल लेते हैं कि फोर्स क्या होगा। तो देखो बच्चे, फोर्स क्या होगा, और मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे, वो क्या है आपकी x डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स आएगा, पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ये हो जाएगा G स्मॉल m, और ये क्या होगा बच्चे आपका कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे x²। अब आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेसिकली हमको बच्चे क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका dF अपॉन dm। यहाँ पे हम करेंगे बच्चे dF अपॉन dm इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चे 0। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस फोर्स को स्मॉल m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका G/x², और यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और बचेगा आपका m माइनस m, और इधर बचेगा आपका प्लस स्मॉल m, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, और ये इक्वल्स टू होगा बच्चे आपका 0। अब 0 को ले आओ बच्चे आप राइट साइड, तो ऑब्वियस सी बात है ये G/x² हो जाएगा बच्चे 0। और इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे 0। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा आपका m इक्वल्स टू आएगा 2m, कुछ ऐसा आएगा। और आपसे पूछा है रेशियो स्मॉल m टू कैपिटल M का, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बच्चे क्या हो जाएगा आपका 1/2, जो कि होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो 1/2 बच्चे आ रहा है आपका सेकेंड ऑप्शन में, तो इसका जो आंसर होगा वो बच्चे क्या होगा आपका सेकेंड। चलिए बच्चे, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मून एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज d। मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है कि मून और अर्थ, अगर हम इनको बच्चे क्या करें, पॉइंट मास कंसीडर कर लें, तो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये है बच्चे आपकी कैपिटल D। दिस गिवन इज द मून एंड अदर इज द अर्थ, ये बच्चे आपको दे रखा है। कह रहा है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून। मतलब कह रहा है कि आपका जो मास ऑफ अर्थ है बच्चे, दैट इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून, ये आपको दे रखा है। और कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। कहां पे बच्चे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, ये आपसे पूछा हुआ है।
तो आपसे कहां पूछा है, सेंटर ऑफ द अर्थ, सो अर्थ से पूछा हुआ है। तो कंसीडर कर लो बच्चे यहां से कि अर्थ से बच्चे क्या है, एक्स डिस्टेंस पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे वो क्या है, 0। तो इसके लिए बच्चे हम लोग एक इसकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। तो यहाँ पे x के लिए हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट m2 टाइम्स जो भी आपका वैल्यू दे रखा हो, जो डिस्टेंस हो उनके मासेस की, अपॉन पढ़ते हैं बच्चे हम लोग स्क्वायर रूट m1 प्लस होता है आपका स्क्वायर रूट m2। तो यहाँ पे बच्चे आप वैल्यू रख जाओ। तो यहाँ पे देखो बच्चे m1 और m2 हम लोग क्या यूज करेंगे वो समझने वाली बात है। अब देखो m2 बच्चे क्या है, क्योंकि आपको दे रखा है मास इसका क्या है बच्चे, 81 टाइम्स ऑफ द मून। तो ये हो गया बच्चे आपका अर्थ का मास, जिसके पास से लेते हैं वही हम मास कंसीडर कर लेते हैं m2। तो आपका जो m2 का वैल्यू हो जाएगा ये होगा आपका 81 टाइम्स मास ऑफ मून, ये होगा d एज इट इज रहने दो, अपॉन यहाँ पे आपको ये m1 है बच्चे आपका मास ऑफ मून, और यहाँ पे जब रखोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 81 मास ऑफ मून, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट mm को ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका कट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर बचेगा आपका 9 अपॉन नीचे हो जाएगा बच्चे आपका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चे d। तो बेसिकली आपको क्या दे देगा, x का वैल्यू 9d अपॉन 10, ये कुछ आपका वैल्यू आएगा। देखो ये तो बच्चे हो गया आपका फार्मूला। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो बस सीधे से क्या कर लो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को बच्चे कर दो 0। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को 0 करोगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बच्चे क्या है, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, तो सबसे पहले इसको बच्चे फील्ड से कर लेना ज्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल अगर फील्ड 0 है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे फोर्स भी 0 होगा। तो यहां से आप E1 E2 निकाल लेना। देखो यहां से बच्चे ये डिस्टेंस अगर x है तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी ये डिस्टेंस होगी बच्चे आपकी d माइनस एक्स। तो ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। तो यहां से अगर आप E1 निकालोगे तो E1 आएगा बच्चे आपका gm अपॉन ये हो जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अगर आप E2 कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 81 टाइम्स g कैप m अपॉन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ई नेट बच्चे आपको 0 दे रखा है तो ई नेट को 0 कर लो, और यहां से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो बच्चे x का वैल्यू d के टर्म में आपको यही देगा। तो बेटर है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चे, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इजिली कर सकते हो। यहाँ पे ये याद रखना है कि m2 क्या लेना है, m2 बच्चे वो डिस्टेंस लेनी है जिसके पास से आपने डिस्टेंस को कंसीडर किया है, मतलब x को कंसीडर किया है, ये बात आपको समझनी है। तो अगर आप ऑप्शंस में आओगे तो 9d अपॉन 10 बच्चे दे रखा है आपको फोर्थ ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा बच्चे फोर्थ। द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चे कैपिटल जी की बात हो रही है, और ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल कांस्टेंट की तो बच्चे ये किसी भी हाइट या डेप्थ या अदर किसी वैल्यू पे भी डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी प्लेनेट पे देखोगे जाके तो आपका जो कैपिटल जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चे, सेम होगा, जो कि आपका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 11। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 11। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करना है, आपको यूनिट समझनी है, क्योंकि सब में वैल्यू सेम लिखी हुई है। तो इसका जो यूनिट होता है बच्चे ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो बच्चे, किलोग्राम स्क्वायर। देखो यहाँ पे फर्दर अगर आप फर्दर कंफ्यूज हो तो कैलकुलेट करना, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आंसर मत करना। F इक्वल्स टू क्या लिखोगे, G, ये होता है बच्चे आपका m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर कैपिटल जी के लिए देखो तो F का यूनिट हो गया बच्चे न्यूटन, आर स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन हो जाएगा ये आपका किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका क्या होगा बच्चे, यूनिट होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर आपको दे रखा है पहला ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा। देखिएगा बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मासेस ऑफ द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड। कह रहे हैं कि मास को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, देन पूछा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी नियरली। क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चे दो मासेस है, तो मान लो भाई आपका पहला मास m1 है और दूसरा मास क्या है बच्चे m2, और इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चे क्या है x। तो जरा पहले इस फोर्स को लिख जाओ, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे g m1 m2 अपॉन हो जाएगा बच्चे x स्क्वायर, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। अब कह रहा है कि दोनों का जो मास है बच्चे वो डबल कर दिया गया, तो इधर हो गया आपका 2m1 और दूसरे का भी मास क्या हो गया बच्चे आपका 2m2
एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कर दी गई, ट्रिपल कर दी गई। अब मतलब डिस्टेंस हो गई आपके बीच की 3r, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई बच्चे 3x, क्योंकि x लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी बच्चे 3x। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे फोर्स क्या आएगा। अब देखो जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 to the 4, ये आएगा m1 अपॉन m2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो अगर इसको आप फर्दर देखो तो 4/9 को ले लो बाहर, तो 4/9 बाहर आ गया, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका gm1m2 अपॉन लिखा है बच्चे ये x स्क्वायर, और gm1m2 अपॉन x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो बच्चे f। तो ये जो f डैश का वैल्यू है ये बच्चे क्या आएगा 4/9, और क्या होगा बच्चे ये आपका टाइम्स हो जाएगा f। तो एक बात तो क्लियर है कि आपका जो फोर्स का वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहीं से आपके जो डिक्रीज वाले ऑप्शन है बच्चे वो तो हो गए एलिमिनेट, तो इतना क्लियर हो जाएगा। अब क्या बचा, अब आपका बच्चे क्या है, सॉरी इंक्रीज वाले जो आपके ऑप्शंस होंगे बच्चे वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ, इंक्रीज वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपके बच्चे कौन, अब डिक्रीज वाले ऑप्शंस बचे और उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे निकालना है बच्चे आपको चेंज। तो देखो भाई चेंज कैसे निकालोगे, चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो इनिशियल था माइनस क्या हो जाएगा 4/9 f अपॉन क्या हो जाएगा आपका जो भी आपका इनिशियल वैल्यू था, मतलब आपका f इंटू क्या हो जाएगा 100। तो बस इसको कैलकुलेट कर जाओ और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। f से आपका f क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका बच्चे 5, नीचे बचेगा 9, इंटू आ जाएगा यहाँ पे 100। तो इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 11.1। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपको क्या देगा 55.5 आ जाएगा बच्चे लगभग आपका परसेंटेज, जो कि आपको क्या देगा नियर अबाउट 56%। इसका मतलब जो आपका फोर्स डिक्रीज हुआ है वो कितना हो जाएगा 56% डिक्रीज हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, आप डिस्टेंस को ट्रिपल कर रहे हो तो डिस्टेंस ग्रेटर होने से आपका फोर्स ऑब्वियस सी बात है लेस होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विथ, आपको मैंने अभी बताया था कि आपका जो कैपिटल जी होता है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो किसी भी अदर फैक्टर पे वर्क नहीं करता है, चाहे वो किसी भी हाइट की बात करें या हम पर्टिकुलर डेप्थ की बात करें या हम पर्टिकुलर रेडियस की बात करें, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू ऑफ जी होगा बच्चे क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, मतलब ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये वेरी नहीं करेगा। देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल तक जाने में बच्चे क्या होगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ये जो आपका जी डैश होता है इसको हम बोलते हैं जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, और ये होता है आपका कॉस स्क्वायर लैम्डा। जब बच्चे हम बात करते हैं पोल्स की, तो पोल्स पे क्या होता है, लैम्डा होता है बच्चे आपका 90, तो बेसिकली लैम्डा 90 हो गया, इसका मतलब cos 90 बच्चे 0 दे दिया, तो जो जी डैश का वैल्यू होगा वो पोल पे कितना होता है बच्चे, ये होता है जी के इक्वल। अब इक्वेटर की बात कर लेते हैं, इक्वेटर पे बच्चे होता है आपका लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली कॉस स्क्वायर 0 क्या दे देगा आपको 1 दे देगा, तो यहां से जो जी डैश का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, कुछ ये वैल्यू देगा आपको। तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर पे क्या कर रहा है, आपको लेसर वैल्यू दे रहा है। तो देखो जब बच्चे आप इक्वेटर से पोल जाओगे तो ये हो गया बच्चे आपका इक्वेटर और ये हो गया पोल, मतलब आपका जो मूवमेंट है बच्चे वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे मूव कर रहे हो, मतलब लेसर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है जो जी डैश होगा, मतलब आपका जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे क्या होगा, वो होगा बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है आपसे। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में आपका ये रिलेशन होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या होता है बच्चे आपका रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है बच्चे क्या है आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो करेक्ट रिलेशन बच्चे ये होगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाइट एट द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कह रहा है कि 1% ऑफ इट्स वैल्यू, ये दे रखा है आपको, कह रहा है कि 1% ऑफ इट्स वैल्यू। तो बेसिकली जी डैश कह रहा है आपको कि ये 1% ऑफ क्या है बच्चे आपका स्मॉल जी, तो यहां से क्या लिखोगे 1/100 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चे जी। तो बस यहाँ पे पर्टिकुलर हाइट का फॉर्मूला आप यूज कर लो,
तो आप जानते हो कि पर्टिकुलर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चे जी डैश इक्वल्स टू जी, और ये हम यूज करते हैं आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कुछ ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला यूज करना होता है जब आपको हाइट का करेक्ट वैल्यू ना दे रखा हो। देखो भाई यहाँ पे आपको दे रखा है तो जी डैश का वैल्यू रख जाओ, तो ये हो जाएगा आपका जी बाई 100 होगा इक्वल्स टू जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कुछ ऐसी वैल्यू देगा आपको, जो जी से जी बच्चे कट हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो आर प्लस एच अपॉन आर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 10। तो अल्टीमेटली इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर इक्वल्स टू आ जाएगा 10। तो h इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका 9 टाइम्स r, ये देगा बच्चे आपको फाइनल रिजल्ट। तो जो आपकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे 9r, जो कि बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन। कह रहे कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, बात हो रही है यहाँ पे एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। कह रहे कि इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ g डज नॉट डिपेंड ऑन g एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, और कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। अगर हम बच्चे बात करें तो देखो स्मॉल g इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा था, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आपका रेडियस का स्क्वायर। अब डेंसिटी ऑफ अर्थ पूछा है तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम वॉल्यूम मतलब शेप स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। तो g इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चे, g एज इट इज, ये हो गया डेंसिटी इंटू हो जाएगा 4/3 पाई, यहां पे आ जाएगा आपका आर ई क्यूब अपॉन क्या है बच्चे आपका आर ई स्क्वायर। तो ये आर ई से आर ई बच्चे क्या होगा चला जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो जस्ट निग्लेक्ट द अदर वैल्यूज, तो यहाँ पे जो रो है देखो क्या हो जाएगा, ये देगा आपको 3/4 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आर, और साथ में क्या आएगा बच्चे आपका आर के साथ आ जाएगा आपका जी, ये आ जाएगा कैपिटल जी। कुछ ऐसी वैल्यू बच्चे आपको देगा 3/4 पाई आर जी, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होगा आपका 3g, ये कुछ होगा आपका फाइनल आंसर। अब देखो पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है g के रिलेशन में पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे बच्चे 4 पाई आर जी, ये सारे वैल्यूज बच्चे क्या है आपके कांस्टेंट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चे स्मॉल g। तो होगा बच्चे आपका इसका करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ वन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। और यहां से अगर हम लोग आर के लिए देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट भी निकल के आता है, वो होता है बच्चे आपका R2/R1, मतलब फॉर द टू डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए। चलिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे थे कि द डेंसिटी ऑफ द स्मॉल प्लैनेट इज द सेम एज दैट ऑफ अर्थ। कह रहे कि डेंसिटी दोनों का सेम है। कह रहे कि while the radius of the planet is 0.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, ये आपको दे रखा है। पूछा है द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, आपसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पूछा हुआ है। तो देखो भाई डेंसिटी बच्चे सेम है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ या हम बात करें आप डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज सेम, और यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, बेसिकली रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 0.2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बच्चे हो जाएगा आपका अर्थ, ये कह रहा है। अब आपसे पूछा है द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो देखो पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग अर्थ की बात करते हैं। तो क्या होगा g इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आपका रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि क्या होगा बच्चे आपका आर ई स्क्वायर। जो कि यहाँ पे बच्चे आपको मास दे नहीं रखा है, तो जो आपने पीछे भी फॉर्मूला यूज किया था g का, वही हम बच्चे यूज कर लेते हैं, जो क्या होगा आपका 4/3 पाई जी रो। यही फॉर्मूला बच्चे हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे g इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो, और क्या था बच्चे आपका r, ये कुछ आपकी वैल्यू थी। तो चलो सॉल्व कर लो इसको। अब देखिए ये तो हो गया बच्चे आपका अर्थ का वैल्यू। अगर हम उस पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, जी तो आपका सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम है, बस आर ही तो चेंज हुआ है। आर कितना हो गया बच्चे 0.2 आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 0.2 टाइम्स, ये हो जाएगा 0.2 टाइम्स ऑफ जी। बच्चे ये दे देगा आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कितना होगा 0.2 टाइम्स ऑफ द एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। मतलब आपका इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बच्चे आपका फर्स्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे बच्चे क्या होता है, आपका जो बेसिकली ग्रेविटी है वो बच्चे क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि आप जानते हो कि W इक्वल्स टू क्या होता है, mg। अगर g बच्चे क्या हो गया आपका जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। याद रखना यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ पूछा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। The height at which the acceleration due to gravity becomes g by 9 equals to acceleration due to gravity on the surface of earth, जहां पे g को एक्सप्लेन भी किया हुआ है in terms of r, the radius of the earth। radius of earth बच्चे पूछा है आपसे क्या होगा, कह रहा है कि the height at which the acceleration due to gravity becomes g by 9, वहां पे जो आपका acceleration due to gravity है वो कितना हो रहा है बच्चे, g by 9 हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि इन आर के टर्म से में आपका जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या होगा। आर आपको दे रखा है बच्चे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और हाइट पूछी हुई है आपसे। अगर हम पर्टिकुलर हाइट की बात करें तो बच्चे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी, ये होता है आपका आर स्क्वायर अपॉन होता है बच्चे आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। तो जी डैश दे रखा है आपको, ये है बच्चे आपका जी बाई 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो जी से जी चला गया, एक काम कर लो कि ये स्क्वायर रूट हटा लो यहाँ से, तो बचेगा 1/3 इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच, और इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आर प्लस एच अपॉन आर इक्वल्स टू बचेगा आपका 3, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर इक्वल्स टू 3, तो एच इक्वल्स टू 1 को उठा लो तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो एच इक्वल्स टू क्या दे देगा बच्चे आपको 2r। जो एच का वैल्यू आएगा बच्चे वो क्या होगा आपका 2r, जो कि होगा बच्चे आपका फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एट अ हाइट 50 kilometer above the surface of earth, then at what depth inside the earth will the acceleration due to gravity be same as small g। यहाँ पे बच्चे आपको एक बात समझनी है, आपने एक देखा होगा कि दोनों की वैल्यू सेम कब होती है, जब हम लोग हाइट की बात करें, एक सर्टेन हाइट की तो ये वैल्यू होता है आपका g 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ h अपॉन r, और अगर हम बात करें बच्चे जी डैश एक डेप्थ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g 1 माइनस d बाई आर, कुछ ऐसा आएगा। इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दो तो ये हो जाएगा d 1 माइनस 2h अपॉन आर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे g 1 माइनस, ये बच्चे आपका d होगा डेप्थ, ये हो जाएगा 1 माइनस d बाई आर। तो यहाँ से ऑलरेडी पता होगा बच्चे आपको रिजल्ट, तो ये 1 से 1 भी चला जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा, r से r चला जाएगा, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2h, मतलब जो डेप्थ होगा वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द हाइट। तो यहाँ पे रख दो भाई, हाइट आपको दे रखी है, हाइट कितना है बच्चे आपका 50 किलोमीटर, तो 52 जा क्या हो जाएगा बच्चे आपका 100 किलोमीटर आ जाएगा डेप्थ, जो कि होगा बच्चे आपका पहला ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है, पूछा है कि वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो। अगर बच्चे क्या है, यही स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपसे पूछा होता और ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती। यदि बच्चे E जीरो है तो ये नेसेसरी नहीं है कि बच्चे आपका V जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर्कुलर रिंग के केस में आप क्या कैलकुलेट करते हो, ये आपका एक एक्सिस पे जो वैल्यू निकालते हो ये आता है आपका GM स्मॉल r अपॉन, ये होता है आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू होल पावर 3/2। अगर आप इसके सेंटर में बच्चे निकालो, क्या आप कैलकुलेट करो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो r हो गया 0, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है ये देता है बच्चे 0। तो अगर हम बात करें बच्चे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का आपको याद हो तो पोटेंशियल बच्चे आता है आपका कांस्टेंट, मतलब ये आता है आपका माइनस का GM अपॉन a। तो इसका मतलब है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चे 0 है तो जरूरी नहीं कि वहां का पोटेंशियल बच्चे क्या होगा 0, लेकिन बच्चे ये वाइस वर्सा आपका सही है कि अगर वहां का पोटेंशियल 0 है तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी, नेसेसरली 0 होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट। और यही अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट में, चूंकि वहां पे निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वहां पे नहीं होगा, लेकिन चूंकि निगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता इस वजह से क्या होगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक मूविंग मास m एंड रोटेटिंग एट ए हाइट ऑफ 3.2 10⁶ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस से बच्चे आपको दे रखा है, ये है आपकी पर्टिकुलर हाइट, जो कि बच्चे क्या है आपका 3.2 इंटू 10⁶ मीटर, ये दे रखा है आपको। और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चे एट ए सर्टेन हाइट ये होता है आपका माइनस का जी एम ई, और जो भी आपका मास हो अपॉन होगा बच्चे आपका आर ई प्लस एच, ये कुछ आपको दे रखा है। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो हाइट बच्चे दे रखा है आपको 3.2 इंटू 10⁶ मीटर, और कह रहा है कि ये हाइट जो है बच्चे कहां से है, अर्थ सरफेस से है, ये आपको हाइट दे रखा है। अगर हम बच्चे बात करें रेडियस ऑफ अर्थ की, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है आपका, ये होता है 6400 किलोमीटर, ये होता है आपका रेडियस। तो अगर हम अल्टीमेटली देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है आपका, मीटर में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसे देखो तो कैसे लिख सकते हो, मीटर में लिख जाओ जरा, 6400 इंटू हो जाएगा आपका 1000 मीटर। तो यहाँ पे ये 3020 एक डेसिमल लगा लो, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 6.4 इंटू लिख सकते हो इसको 10⁶ मीटर। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि वो जो वैल्यू लिखी है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वो हाइट की जगह हम लिख सकते हैं बच्चे रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2, क्योंकि वहां लिखा हुआ है आपका 3.2, तो एच की वैल्यू यही यूज कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, u विल बिकम्स माइनस का g, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द प्लैनेट या वट एवर द ऑब्जेक्ट इज गिवन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ प्लस क्या होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा बच्चे आपका ऊपर, 2/3, ये क्या हो जाएगा आपका जी एम ई एम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर ई, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। और यहाँ पे देखो तो 2/3 इसका वैल्यू बच्चे होगा आपका 0.67। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा माइनस का 0.67। और आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखा है जी एम ई अपॉन आर ई, इसे आप इजिली क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका आर ई और आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे की रिजल्ट क्या होता है, ये होता है आपका रिजल्ट G इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या होता है आपका आर ई स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो G रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, G मास ऑफ अर्थ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। इस वैल्यू को बच्चे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो दिस होल वैल्यू विल बिकम माइनस का 0.67 और ये हो जाएगा आपका एम जी आर ई, ये बच्चे आपको कुछ वैल्यू दे देगा, जो कि होगा बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे वो है सेकेंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m फ्रॉम अ स्क्वायर, और साइड डी दे रखी है, 5th स्फीयर बच्चे सेंटर पे आपका रखा गया है। तो इसकी वजह से पूछा है कि आपका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पहले तो बच्चे निकालो 4 मासेस की वजह से, जो 4 मासेस की वजह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको मान लेते हैं बच्चे ये क्या है आपका u1। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 टाइम्स ये हो जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन क्या होगा बच्चे आपका डी, ये तो हो जाएगा आपका टोटल 4 मासेस की वजह से। अब अगर आप इस कैपिटल एम मास की बात करो तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डायगोनल ये होगा d/√2 और इसका हाफ कितना हो जाएगा d/√2। तो अगर हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकाले तो देखो भाई क्या होगा, u इक्वल्स टू माइनस का g स्मॉल m, ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे आपका d/√2। ये √2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा माइनस का √2 g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन क्या दे देगा आपको d। ऐसे ही बच्चे हम चारों मासेस की वजह से निकालेंगे तो ये दे देगा बच्चे आपको u2 का वैल्यू माइनस का क्या आ जाएगा 4 √2, ये आ जाएगा g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन हो जाएगा बच्चे यहाँ पे d। अगर हम बात करें बच्चे u3 की, तो देखो u3 क्या होगा, u3 क्यों होगा पहले ये समझो। u3 बच्चे होगा आपका इन डायगोनल्स की वजह से, ये आपको जो डायगोनल्स दे रखे हैं, अगर आप इन डायगोनल्स की वजह से बच्चे कैलकुलेट करो तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ये हो जाएगा g स्मॉल m, अगेन स्मॉल m रहेगा अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा d अपॉन √2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो √2 आ जाएगा बच्चे आपका ऊपर। सो u3 विल बिकम्स माइनस का यहाँ पे हो जाएगा √2 g स्मॉल m अपॉन क्या रहेगा बच्चे आपका d, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा।
अब बस तीनों को ऐड कर दो। तो जब यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस का जी एम अपॉन डी को ले लेते हैं बच्चे हम कॉमन। तो जब इसको ले लोगे कॉमन तो देखो क्या बचेगा, जी एम एम बच्चे यहाँ पे भी दे रखा है, ये यहाँ पे भी आपका वैल्यू है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 4 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब साथ में लिख लो बच्चे आप स्मॉल एम, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है बच्चे। प्लस देखो यहाँ पे क्या है आपका 4 रूट 2 और आपका कैपिटल एम है साथ में, तो प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 4 रूट 2 और साथ में रहेगा बच्चे आपका कैपिटल एम, और ऑलरेडी आपने जी एम बाई डी को ले लिया है बच्चे कॉमन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चे आपको ये समझना है कि कैसे आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। पहले आप अलग अलग 4 मासेस की वजह से निकालिए, फिर सेंटर में जो मास रखा है उसकी वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर आपके जो डायगोनल पे मासेस है उनकी वजह से क्या करना है आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, देन आपको सबका सम अप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चे दे रखा है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड द 4 इक्वल मासेस प्लेट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। आपको बच्चे एक स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, और स्क्वायर पे ईच कॉर्नर पे बच्चे मास रखा हुआ है, और ईच कॉर्नर पे जो मास है वो क्या है बच्चे आपका स्मॉल एम। ये जो मासेस है बच्चे क्या दे रखे हैं आपको, स्मॉल एम मास है, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। और आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा बच्चे एट द सेंटर। तो भाई देखो जरा, ये साइड है इसकी क्या हो जाएगी ए। आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा हुआ है तो पहले ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये चूंकि स्क्वायर दे रखा है तो इसका जो टोटल ये होगा आपका डायगोनल, ये आएगा बच्चे आपका ए स्क्वायर रूट 2, और इसकी जो हाफ डिस्टेंस है ये आ जाएगी 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब देखो जब यहाँ पे बच्चे हम लोग निकालेंगे नेट पोटेंशियल, वी नेट क्या होगा, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस हो जाएगा V3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे V4, ये होगा आपका नेट पोटेंशियल। तो अगर आप V1 की वैल्यू देखो यहाँ से, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 विल बिकम, ये हो जाएगा आपका G, ये आ जाएगा M अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे A अपॉन स्क्वायर रूट 2। यही बच्चे आपका सबका वैल्यू आएगा, मतलब रूट 2 को ले लो ऊपर, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, माइनस का हो जाएगा GM अपॉन A। तो ये बच्चे आपको वैल्यू देगा। ऐसा ही आपको V2 भी मिलेगा, सेम V3, और यही आपको मिलेगा क्या बच्चे V4। तो हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं बच्चे जो आपका V नेट होगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 GM अपॉन A। ये हो जाएगा बच्चे आपका नेट पोटेंशियल। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो माइनस का 4 रूट 2 GM अपॉन A बच्चे आ जाएगा, और ये होगा बच्चे आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। माइनस का 4 रूट 2 स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे आपका GM अपॉन A। देखिए कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय द 4%। इसको बच्चे एरर से कर देना, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि मास इज अनचेंज्ड। पूछा है आपसे व्हाट इज द चेंज इन द एस्केप वेलोसिटी। आप एस्केप वेलोसिटी को जानते हो बच्चे क्या होता है, स्क्वायर रूट ये होगा आपका 2GM E अपॉन बच्चे क्या होगा आपका RE। देखो आपसे दे रखा है कि रेडियस में जो आपका रिड्यूस है वो कितना है बच्चे 4%। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या चेंज होगा, यहाँ पे डेल्टा V बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे RE होगा, एक्चुअली स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा बच्चे आपका RE। तो देखो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा RE अपॉन E। तो बच्चे इसका परसेंटेज आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपका 4%। तो क्या करोगे यहाँ पे हाफ इंटू हो जाएगा 4%, तो ये क्या दे देगा बच्चे आपको 2% देगा। तो बेसिकली जो एस्केप वेलोसिटी में चेंज होगा वो क्या होगा आपका 2% होगा। अब आपको ये समझना है कि आपका रिड्यूस होगा या बच्चे इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे ये बात समझनी है। आप देखो मास अगर क्या है अनचेंज है तो ये डिनोमिनेटर में है बच्चे, अगर ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चे, इसके वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बच्चे आपका फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे कि इफ द मून हैज द मास ऑफ 1/81 दैट ऑफ द अर्थ, और कह रहे कि रेडियस, चलो वैल्यूज को लिखते जाओ जरा, मतलब मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ दे रखा है, एंड कह रहा है कि रेडियस ऑफ 1/4 दैट ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ मून दे रखा है, ये है आपका 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, ये वैल्यूज दे रखी हैं। पूछा है द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ का आपको एस्केप स्पीड दे रखा है, ये है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। तो देखो पहले भैया आपकी जो एस्केप स्पीड होती है पहले निकालो अर्थ की, ये क्या होता है आपका 2GME अपॉन होता है बच्चे आपका RE, ये होती है बच्चे आपकी बेसिक वैल्यू।
आप जरा यहाँ पे समझो, आप अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करें तो वो वेलोसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं क्या है बच्चे आपकी v डैश। आप देखो यहाँ पे सबके वैल्यूज रख जाओ तो 2g आपका सेम रहेगा। जब मास ऑफ प्लेनेट रखोगे तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन हो जाएगा यहाँ पे क्या बच्चे आपका 81। अब अगर हम बात करें रेडियस की तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 4, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो ये 4 जाएगा ऊपर और 4/81 को ले लो बाहर, तो क्या बचेगा आपका 2/9 स्क्वायर रूट 2 GME अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे RE, कुछ ऐसा देगा। और ये वैल्यू बच्चे आपको पता है कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट ये बच्चे आपका इसके वेलोसिटी का वैल्यू, तो क्या दे देगा ये 2/9 और इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ आपको दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और यहाँ पे बचेगा आपका 2, इधर हो जाएगा 22, 9 2 जा 18, लगभग लगभग क्या देगा बच्चे आपको 1.2। एक टर्म तक चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको दिया बच्चे ये 22 और 4 बचा यहाँ पे 49, 4 जा क्या हो जाएगा आपका 36, फिर से 4 बच जाएगा आपका। यही पैटर्न बच्चे फॉलो करेगा। आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 2.48। तो लगभग अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो 2.49 किलोमीटर पर सेकेंड ये बच्चे आपका आएगा एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, 2.49 किलोमीटर पर सेकेंड। और वैसे अगर जनरली बात करें तो जो जी के होता है वो क्या होता है आपका अर्थ का 1/6 पार्ट हो जाता है बच्चे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। चलिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज ई। कह रहा कि व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सो एज टू इनेबल इट टू द एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो पहले बच्चे जरा इस क्वेश्चन को समझिए। यहां पे बच्चे ये कंसीडर कर लेते हैं बच्चे क्या है आपका अर्थ है और इसके चारों ओर बच्चे क्या है आपकी एक ऑर्बिट है, जहां पे बच्चे क्या कर रहा है कोई भी आपका सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है और वो बच्चे कुछ यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जब मूव करेगा तो ये कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये जो वेलोसिटी होगी ये होगी बच्चे आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप देखो इसको अगर बच्चे एस्केप करना है तो एस्केप करने के लिए इसको हमको देना पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी देखो पहली बात तो इसकी जरा वेलोसिटी लिखो, इसकी जो वेलोसिटी होगी ये होगी बच्चे आपकी v0, ये होगा इसका वेलोसिटी जो है बच्चे आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप देखो जरा यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे आपका हाफ m v0 स्क्वायर, ये था बच्चे आपका जनरल प्रोसेस। अब चूंकि क्या करना है ग्रेविटेशनल पुल से इसको क्या करना है बाहर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी देंगे हम वो क्या देंगे, वो होगी बच्चे आपकी एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा बच्चे आपका ve का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में बच्चे बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है, दैट इज ve इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। बस इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 क्या हो जाएगा 4 एक्चुअल नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट 2 हाफ आ जाएगा यहाँ पे m, यहाँ पे रख दो स्क्वायर रूट 2 v0 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 2 करोगे तो स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू क्या होगा हाफ m v0 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको पता है बच्चे क्या है E है, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एट दैट इंस्टेंट कितना होगा बच्चे आपका 2 टाइम्स ऑफ E। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे क्या होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं बच्चे आगे हम लोग। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 स्टार्स ऑफ द मासेस, और यहाँ पे मास दे रखा है बच्चे आपको स्मॉल m और दे रखा है बच्चे दूसरा मास 2m एट अ डिस्टेंस d रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे बच्चे आपको एक मास दे रखा है स्मॉल m, दूसरा मास दे रखा है बच्चे आपको 2m और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो दे रखी है आपको स्मॉल d और कह रहा है दे आर रोटेटेड अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जिसपे इनका क्या करेगा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो चलिए बच्चे हम लोग उस पॉइंट को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक को क्या कर लेते हैं बच्चे ऑरिजिन कंसीडर कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0,0 और ये जो आपका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका d,0। तो पहले जो इसका हम लोग निकालते हैं x सेंटर ऑफ मास और वो क्या होगा, अब देखिए जब m के लिए तो आपका पोजीशन हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या दे रखा है 2m मास इंटू क्या होगा यहाँ पे d।
अपॉन क्या होगा बच्चे आपका m1 प्लस m2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m, यहाँ से m से m कट हो जाएगा, तो जो आपका x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो आएगा बच्चे आपका 2d/3। अब ये 2d/3 बच्चे डिस्टेंस कहां से है आपको ये भी समझना है। ये डिस्टेंस है बच्चे आपका m मास से, m मास से बच्चे क्या है d/2d/3 डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। अगर हम लोग 2m से बात करें तो ये हो जाएगा बच्चे आपका d/3। तो बच्चे हम लोग अब बात करते हैं, आप जानते हो कि आपका जो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बच्चे क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा mv²/r, और ये r बच्चे क्या होगी आपकी ये डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, ये क्या है आपका r1। तो यहाँ पे लिख लो बच्चे r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gm² अपॉन हो जाएगा बच्चे आपका ये d²। अब एक काम करो, यहाँ पे जरा इस r1 का वैल्यू यूज कर लो, तो देखो क्या होगा mv² अपॉन r कितना हो जाएगा बच्चे 2d/3 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 2gm² अपॉन हो जाएगा ये d²। तो एक d से d यहाँ पे चला जाएगा और क्या होगा आपका इस मास से मास कट हो जाएगा, और आप क्या करेंगे ये 3 जाएगा बच्चे आपका ऊपर और 2 को कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो भाई v का वैल्यू क्या बनेगा आपका, ये आ जाएगा बच्चे आपका 2 टू द 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चे आपका 4gm अपॉन क्या दे देगा बच्चे आपको 3d, ये दे देगा बच्चे आपका v का वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड बच्चे क्या होता है, टाइम पीरियड इन द सर्कुलर केस यू ऑलरेडी नो दैट इज 2πr/v। तो यहाँ पे बच्चे क्या करना है, आपको बस r रख देना है। r वैल्यू कौन सी होगी बच्चे, वही जो r1 वहां पे कैलकुलेट किया है, ये हो जाएगा 2πr1 रख दो बच्चे यहाँ पे 2d/3 अपॉन v का जो वैल्यू है ये है आपका 4gm अपॉन बच्चे क्या है आपका 3d। तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये 3d आपका जो ऊपर है और ये जो 2d/3 लिखा हुआ है इसको ले आओ बच्चे स्क्वायर रूट के अंदर। तो चलिए बच्चे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, और देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो जो आपका टाइम पीरियड होगा बच्चे ये हो जाएगा आपका 2π, और इस सबको स्क्वायर रूट के अंदर ही कर लो। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 3d इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे आपका 4 इंटू हो जाएगा 4d²। एंड देखो जरा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में बच्चे हो जाएगा आपका 9 और इंटू क्या होगा बच्चे आपका 4gm, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो क्या होगा, इस 4 से ये 4 कट हो जाएगा, ये आपका 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका टाइम पीरियड बचेगा वो क्या आएगा 2π स्क्वायर रूट, और ये दे देगा बच्चे आपको क्या d³ अपॉन ये आ जाएगा आपका 3gm, ये देगा आपको फाइनल आंसर। तो अगर ऑप्शंस में देखोगे तो आपको सेकेंड ऑप्शन बच्चे इसका दे रहा है जो है 2π स्क्वायर रूट d³ अपॉन 3gm। बस यहाँ पे बच्चे आपको ये समझना है कि इसमें आपको कॉमन सेंटर ऑफ मास दे रखा है, ये समझने वाली बात है। तो पहले आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। कह रहे कि बोथ द अर्थ एंड द मून आर सब्जेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सन द ऑर्बिट ऑफ द मून। कह रहे कि द ऑर्बिट ऑफ द मून बच्चे क्या होगा, ये बच्चे आपका एलिप्टिकल होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे ये। देखो पहले यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, पहले बच्चे सन को कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया बच्चे आपका सन, और आपको पता है कि इसकी ऑर्बिट क्या होगी बच्चे, इसकी ऑर्बिट होगी बच्चे आपकी इलेप्टिकल। और आपको पता है कि अर्थ बच्चे सन के चारों ओर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये मान लो बच्चे क्या है आपका अर्थ। और आपको पता है कि अर्थ की ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट मतलब क्या हो जाएगा आपका मून भी क्या करेगा बच्चे, रोटेट करेगा। ये कुछ ऐसा सिनेरियो होगा बच्चे। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा कि ये मून पे क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की वजह से भी लगेगा, और किसकी वजह से लगेगा बच्चे, सन की वजह से भी लगेगा। तो बेसिकली इसका जो शेप होगा वो परफेक्टली इलेप्टिकल तो नहीं होगा। दिस शेप विल नॉट परफेक्टली इलेप्टिकल। तो विल बी इलेप्टिकल, नॉट श्योर, मतलब हम नहीं बोल सकते कि वो आपका इलेप्टिकल होगा। हाँ, विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलेप्टिकल, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बच्चे क्या मिलेगा आपका ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, जिसकी वजह से इसका शेप थोड़ा सा और बच्चे क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं सपाट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट स्ट्रिक्टली इलेप्टिकल बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स और टू इट्स नॉट सेंट्रल। ऑब्वियसली बात है आपका सेंट्रल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपके क्या कर रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। इज नॉट इलेप्टिकल बट विल नेसेसरली बाई अ क्लोज कर्व, ये भी बच्चे आपका करेक्ट नहीं होगा।
deviate considerably from being elliptical due to the influence of the planet and other than of the earth। नहीं बच्चा, अदर देन ऑफ अर्थ सिर्फ क्या होगा, अर्थ और सन की यहाँ पे बात होगी। तो बेसिकली क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चे वो होगा आपका सेकेंड। ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इलेप्टिकल नहीं होगा, कुछ अदर शेप देगा आपको इलेप्टिकल से, स्लाइड डेविएट करेगा। चलिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको मैचिंग दे रखा है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलरेडी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 11। और यहाँ पे GH का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट। तो आप जानते हो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है, G1 माइनस 2H/R। ये बच्चे आपका लॉ ऑफ पीरियड्स है, क्या बोलता है, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू बच्चे R क्यूब। ये क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग GD की बात करें तो बेसिकली आपसे पूछा है ग्रेविटी एट अ सर्टेन डेप्थ, तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चे आपकी, सेकंड हो जाएगी। चलिए इसके हम लोग ऑप्शंस लिख लेते हैं। तो पहला बच्चे क्या मिल रहा है आपका थर्ड से, और बी मिल रहा है आपका यहाँ पे फोर्थ से, सी देखोगे तो सी मिल रहा है आपका पहले से, और डी मिल रहा है बच्चे आपका ये सेकंड से। ये कुछ यहाँ पे हो रहा है 3 4 1 2। तो देखो भाई 3 4 1 2 कौन सा दे रहा है, सेकंड ऑप्शन बच्चे इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देगा। सो ए थर्ड, बी फोर्थ, सी 1 और क्या हो जाएगा बच्चे D2। चलो बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ एट एवरी प्लेस ऑन इट इज नेगेटिव। ये सही बात है कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है बच्चे वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे निकालो। रीजन भी बच्चे बिल्कुल सही है कि एवरी बॉडी ऑन द अर्थ बाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, क्योंकि आपको पता है कि अगर मासेज है तो वहां पे क्या होगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इसके अट्रैक्टिव इन नेचर के होने की वजह से बच्चे क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका, निगेटिव होगा एट एनी प्लेस। तो बेसिकली असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन बच्चे असर्शन को प्रॉपर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका पहला ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे ये थे आपके पहले 25 क्वेश्चन, और अगले 25 क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे रोहित सर। सो थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 से मैं आपको आरबीटीएस का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस। पहला ऑप्शन है थर्मोइक इमिशन, दूसरा ऑप्शन है एक्सरे इमिशन, तीसरा ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और चौथा है सेकेंडरी इमिशन। बेटा एक्सरे इमिशन को छोड़ दिया जाए, अगर एक्सरे इमिशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इमिशन होता है, ठीक है ना। तो जो एक्सरे इमिशन है इसमें इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं होता है, और हमसे यही पूछा था कि किसमें इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं हो रहा है। तो आपका 26 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन आर न्यू एंड फाई इफ न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नेसेसरी कंडीशन फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हम सबने पढ़ा है कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात करनी है तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होनी चाहिए न्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू न्यू नॉट, और ये जो न्यू नॉट होता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये एक इसेंशियल कंडीशन होती है, तो इस हिसाब से अपना जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी of incident radiation the photoelectric currents varies with the intensity of incident light। हम सब लोग जानते हैं जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो अगर यहां से अपन रिजल्ट चेक करें तो जो इंटेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट है, तो जो ग्राफ आने वाला है वो अपना स्ट्रेट लाइन आने वाला है। और अगर ग्राफ देखा जाए तो जो राइट रिप्रेजेंटेशन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली।
बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जा रही, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए तो जो वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है ना, ये भी फार्मूला होता है। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा फार्मूला अगर ट्राई करें, लेमडा नॉट बराबर 1237 अपॉन ई, जो ई है आपका वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम ई की जगह वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिलेगा। तो यहां पर लेमडा नॉट हो जाएगा 12375 अपॉन 5 एंगस्ट्रॉम, और अगर 5 की वैल्यू रखी जाए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1237 अपॉन 4 ये एंगस्ट्रॉम में आया, 3 आया 0 9 3 3 और फिर इसके बाद ये बच्चा एंगस्ट्रॉम में आ गया आपका, तो नैनोमीटर आया और अप्रोक्स जो आंसर आएगा 310 नैनोमीटर आने वाला है, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 30, कैरी द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस इज। इसमें भी बच्चा अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी, और इसके लिए सिमिलर वही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कि यहाँ पे जो लेमडा नॉट है आपका 1237 अपॉन 5, यहाँ पे बेटा जो 5 है वो आपके वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेमडा नॉट 5 की वैल्यू रखी जाए 4.125 एंगस्ट्रॉम, अगर इससे डिवाइड किया जाए तो ये 3 टाइम्स होगा, तो 3000 एंगस्ट्रॉम। और ऐसा हमें किस ऑप्शन पे दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है टू रेडिएशंस ऑफ फोटॉन्स एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट successively illuminate a photosensitive metallic surface of work function 0.5 electron volt. The ratio of the maximum speed of the emitted electrons is। देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो अपना इक्वेशन आया था कि अगर किसी भी इंसिडेंट का जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी ई है, जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के हो गया, वर्क फंक्शन 5 हो गया, तो यहां से ई के ई माइनस 5, ओके। और हम बाद में ई के जगह पर हाफ एम वी स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर इसके हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट करें तो ई के 1 आने वाला है आपका, ई 1 दे रखा है माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई के 2 आ जाएगा आपका 2.5 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई के 1 अपॉन ई के 2 0.5 अपॉन 2, ये 1/4 आया। यहाँ पे हाफ एम v1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम v2 स्क्वायर पुट कर सकते हैं, 1/4, ये कैंसिल हो गया। v1 अपॉन v2 आपका हो जाएगा 1/2, ओके। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हम लोग ले लेंगे, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा 1:2, और ये अपने को सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है, तो इस तरह 31 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर अ फोटोसेंसिटिव मेटल इज 3.3 into 10^14 hertz. If the light of frequency 8.2 into 10^14 hertz is incident on this metal, the cutoff voltage for the photoelectric emission is nearby. अच्छा, इसके लिए अपन लोगों ने अभी देखा कि जो बच्चा ई के है वो ई माइनस डब्ल्यू है, ई माइनस डब्ल्यू है। और यहां पर अगर हम कट ऑफ वोल्टेज के टर्म में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को पुट करें तो E इंटू वी नॉट, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी नॉट आपका कट ऑफ पोटेंशियल है, और यहाँ पर E आपका इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है, जबकि यहाँ पे मैंने 5 लिखा, डब्ल्यू भी
वर्क फंक्शन था वो, ये भी वर्क फंक्शन है। और यहाँ पे लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी न्यू नॉट है, और जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है ये जो है वैल्यू वो आपकी न्यू है। वी नॉट बराबर एच अपॉन ई आएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। वी नॉट एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, ई आपका 1.6 इंटू 10⁻19, न्यू आपकी वैल्यू दे रखी 8.2 इंटू 10⁻14, माइनस न्यू नॉट दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻14। अगर इसको बच्चा सॉल्व किया जाए तो इधर आपसे हम लोग देखो ये इससे कैंसिल होगा। अभी हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 33 आएगा, ये 8 आएगा, ये इतना आया। और इसको अगर पावर को ऊपर ले गया तो माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का 19 होने वाला, प्लस के 19, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये आपका माइनस का कितना आने वाला है, माइनस का 15 आने वाला है। और ये 10 की 14 अगर आ जाएगा तो 10⁻1 बचने वाला है अपने पास। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8.2 माइनस 3.3, तो यहाँ पे ये 9 आया, पॉइंट हो गया, और 7 7 3 4, ये 4.3 आया, ठीक है ना। अब इसको अपन लोगों ने क्या किया कि V नॉट आपका हो गया 3.3 इंटू 4.9 अपॉन 8, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो डिवाइड करें तो 0.6, अब आपका क्या बच रहा है 125। ओके, अब इससे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 165 16 66 71 7 44, और 33 इंटू 6 करेंगे हम लोग, कितना आएगा, आने वाला है यहाँ पे कितना 36, 33 इंटू 6 19, तो ये 198 और 7 कितना हो जाएगा 205, तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आया 2.0515 वोल्ट। तो अगर अप्रॉक्स आंसर देखा जाए तो नियर आंसर 2 वोल्ट होगा, तो उस हिसाब से अपना जो सही जवाब है वो 2 वोल्ट है, ठीक है। थोड़ा लास्ट में कैलकुलेशन था, उसको बस कैलकुलेट करना था, तो हिसाब से 32 का आपका फर्स्ट ऑप्शन से है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if two photons each of energy 3.5 electron volt strike an electron of aluminium then emission of electrons। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनों का इमिशन करना है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया था कि जो आपकी एनर्जी ऑफ रेडिएशन होनी चाहिए वो एल्यूमिनियम के वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और यहाँ पर जो फोटोन की एनर्जी दे रखी है वो वर्क फंक्शन से क्या दे रखी है, कम दे रखी है, इस वजह से यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हिसाब से ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये 33 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λb फॉल्स ऑन टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स A and B। The maximum kinetic energy of photoelectrons is K and Kb. Then which of the following statement is true? बच्चा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है E के बराबर E माइनस 5, और E की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं HC अपॉन लेमडा माइनस 5। ओके, 5 आपका वर्क फंक्शन है, आपका लेमडा आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है। अब यहाँ पर दो बात की जा रही है A और B, आइडेंटिकल मेटल्स से, आइडेंटिकल मेटल्स की वजह से हम लोग 5 दोनों के लिए क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें Ka, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी बोली गई है HC अपॉन लेमडा A माइनस 5, और Kb HC अपॉन लेमडा B माइनस 5। आगे तो रिलेशन दे रखा है लेमडा A बराबर 2 लेमडा B,
तो यहां पर लैम्डा ए की जगह पर हम लोगों ने 2 लैम्डा बी रखा, तो के ए बराबर एच सी अपॉन 2 लैम्डा बी माइनस 5। और अगर यहां से देखिए तो एच सी अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू आ रही है के बी प्लस 5। ये अब ये एच सी अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ये हो गया आपका। और फिर यहां पर के बी बाई 2 माइनस 5/2, ये एक रिलेशन आया। बच्चों जो के है, जो के ए है वो के बी बाई 2 के ठीक बराबर नहीं। के बी बाई 2 में जो हम लोग 5/2 सब्ट्रैक्ट करें तब के ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो के है वो के बी बाई 2 से क्या है, लेस है, मतलब के इज लेस देन के बी बाई 2। और ऐसा आंसर किस पे लिखा है आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन इज 2300 एंगस्ट्रॉम, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड द सरफेस बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम इज। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर ई के ई -5 किया गया, थ्रेशोल्ड दे रखा है आपका, ये एच सी अपॉन लेमडा हो गया और ये एच सी अपॉन लेमडा नॉट हो गया। एच सी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, वैल्यू पुट कर दी जाए। क्यों इतना बड़ा बात बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन इज 2300 एंगस्ट्रॉम, the energy of the electron ejected from the surface by a UV light of wavelength 1800 एंगस्ट्रॉम इज। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला भी है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी ई के और एच सी अपॉन लेमडा माइनस 5 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। या एक दूसरा तरीका भी है अपने पास कि अगर हम लोग इसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन पहले ही कर लें कि जो अपना ई है और जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ई बराबर 12375 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना, ये फार्मूला था। तो हम इंसिडेंट रेडिएशन के लिए अगर ई कैलकुलेट करें और यहाँ पे जैसा कि ये आपका लेमडा नॉट दे रखा है तो इससे अपने को वर्क फंक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले 5 टाइम्स पे जाने वाला है और अपने पास आएगा कितना 11,500। अगर 11,500 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 875 आया, डेसिमल जीरो किया तो ये अब जाने वाला है कितना 3 टाइम्स सॉरी, और ये 6900 हो गया 05 और 17। तो अभी हम यही ले लेते हैं कि ये 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स आ रहा है। अगर ई की हम बात करें तो 12375 अपॉन ये आ रहा है 1800, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अच्छा ये 6 टाइम्स जाने वाला है और 18 इंटू 6 करेंगे तो ये आता है अपने पास 108 अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है 21575, फिर जीरो इंक्रीज किया गया यहाँ पे और ये 8 टाइम्स जा रहा है लगभग, ठीक ना। तो अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालें ई के की तो ई -5 करेंगे 6.8 माइनस 5.3 तो अप्रॉक्स वैल्यू अपनी आने वाली है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसा कहाँ दे रखा है, सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल्स ऑन अ मैग्नेटिक बॉडी हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर अ पर्टिकुलर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron is found to be 4 electron volt. What would be the maximum kinetic energy of photoelectrons
फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5ν/3। चलिए, तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो वर्क फंक्शन दे रखा है, फाई की वैल्यू जो दे रखी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, और जो आपका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो न्यू दे रखा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका क्या दे रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। और अगर आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, 5ν/3 हो जाए, तो सबसे पहले एक काम किया जाए, E के बराबर E-5, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर E के की वैल्यू दे रखी है 4, E को हम लोग hν लिख सकते हैं, और ये दे रखा है 2, तो यहां से hν बराबर अपने पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर E' की बात की जाए तो E' होता है hν', और ν' आपका दे रखा है ये 5/3 hν, और hν की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने 2 कैलकुलेट की थी, तो ये 10/3 आया, 10/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये 10/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है तो अपने को निकालना क्या था, ये आपका, अच्छा ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और यहां पे अगर वैल्यू पुट की जाए E के डैश, तो ये आएगा E-5, ये 10 - 2 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसा किस ऑप्शन पे दे रखा है, सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, वो आपसे कह रहा है कि द इक्वेशन लैम्डा बराबर 1.27 अपॉन x नैनोमीटर that can be used to find the de Broglie wavelength of an electron in this equation x stand for। आपने पढ़ा होगा लैम्डा बराबर 27/√v एंगस्ट्रॉम। अगर इसको नैनोमीटर में कैलकुलेट किया जाए तो 1.227/√v ये नैनोमीटर में आ जाएगा, नहीं आएगा। जब ये नैनोमीटर में इस तरह आ रहा है तो अगर हम यहां से कंपेयर करें तो x किसके लिए स्टैंड कर रहा है, √v के लिए कर रहा है, तो यहां पर किस ऑप्शन पे √v लिखा है, फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, वो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। बेटा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था लैम्डा बराबर h/p, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये p आपका मोमेंटम होता है, p आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म की बात करें तो h/√2mk, ओके। ये अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या की जा रहा है, डबल किया जा रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल किया जाएगा तो यहां पर 2m × 2k, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, लैम्डा की। तो जो पूछा जा रहा है किस फैक्टर्स चेंज होगा, 1/√2 फैक्टर्स चेंज होगा, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। बच्चों यहाँ पर सबसे जो सिली मिस्टेक हो सकती है हम लोगों की, कि यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वर्टिकल से दे रखा है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या आएगा, 90 - थीटा आएगा। और जब ये 90 - थीटा होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, जिसको हम लोग मोस्टली याद रखते हैं u sin थीटा। लेकिन जब कभी हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 - थीटा होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी u cos थीटा में होगी, और वो 0 हो जाएगी, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी u sin थीटा हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mv, और हम लोग v की जगह वैल्यू पुट कर दे तो mu sin थीटा, ये अपना होगा। और इस हिसाब से अपना सेकंड ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे आपसे बोला जा रहा है कि अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। बच्चा बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा लैम्डा और h/p, h/√2mk। और अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जा रहा है तो यहां पर फिर अपने फार्मूले को थोड़ा हमें और अपडेट करना पड़ेगा, q × v। v आपका एक्सेलरेटेड पोटेंशियल होता है, दोनों के लिए क्या है, सेम है।
तो जब रेशियो निकालना होगा तो फार्मूले से v को हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। h एज अ रेशियो पे वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट होगा। तो जो हमारा एक रिलेशन बनेगा रेशियो के टर्म में वो कुछ ऐसा बनेगा, m अल्फा अपॉन mp, q अल्फा अपॉन qp, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, ये 4m हो गया, ये m हो गया, ये 2q हो गया, और ये क्या हो गया, q हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट आने वाला है 2√2 1। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v बराबर v नॉट आई कैप एंड इज इन मैग्नेटिक फील्ड b बराबर b नॉट j कैप, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो v है, जो v है और जो b है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर कि जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और जो सर्कुलर पाथ बनेगा उस पे इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। तो हम लोगों ने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा है लैम्डा और h अपॉन mv या h अपॉन p, तो यहाँ पे v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, m और h तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, दो ग्राफ दे रखे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मेटल ए और मेटल बी के लिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द गिवन मेटल। आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है वो लीनियरली आ रहा है, क्योंकि ग्राफ कैसा है, लीनियर है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। फिर दूसरा अगर देखा जाए, कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल ए इज ग्रेटर देन फॉर बी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन मेटल बी। और थर्ड ऑप्शन पे बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो बिलो द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है कि अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे चला जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि तब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन दिखाई नहीं देगा। तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ में पढ़ा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी सही हो गया। अपना सेकंड ऑप्शन गलत है। आप ग्राफ देख सकते हो कि द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन मेटल बी, ये ग्राफ यहाँ से गलत दिख रहा है। तो अपने पास तीन ऑप्शन सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और ऐसा कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन 42 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैज अ स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज। बच्चों अगर हम बात करें जैसे कोई भी एक सरफेस है और उस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इमिशन सरफेस से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे रेडिएशन पेनिट्रेट करेगा इनसाइड द मेटल सरफेस तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, और इनकी जो एनर्जी होती है वो जीरो से लेके के मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। और यही आपका स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो असर्शन तो आपका सही है और रीजन दिया जा रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल वेरीज एज द फंक्शन ऑफ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। बिल्कुल गलत है। जो वर्क फंक्शन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल होता है। अगर मेटल चेंज हो रहा है तो वर्क फंक्शन भी चेंज होगा, वो लेयर या थिकनेस या डेप्थ से रिलेट नहीं होता है। तो रीजन आपका गलत है, असर्शन आपका क्या है, सही है। और ऐसा कहां पे लिखा है, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। In this figure, the direction of gravitational force on M1 due to M2 is along। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम सबने पढ़ा है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दो अगर मास पार्टिकल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है M1 को पूछा गया है, किसकी वजह से पूछा गया है, ड्यू टू M2 पूछा गया। तो जो M2 होगा वो M1 को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इसी लाइन के अलोंग होगा, और इस लाइन को जो पोजिशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो R वेक्टर है। तो इस हिसाब से अपना जो सही ऑप्शन होगा वो R वेक्टर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एज दैट इन 10 किलोमीटर डीप माइन बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। आप सबने पढ़ा होगा कि अगर हम अर्थ सरफेस से एवब जा रहे हैं तो यहां पर जो परसेंटेज चेंज होता है जी में, वो ये होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका। और यहां से ये पता चलता है कि 32 किलोमीटर पर वैल्यू ऑफ जी कितना डिक्रीज होता है, 1%। अच्छा, ये बातें तभी तक सही हैं जब h इज लेस देन आर ई, ओके। हाँ, लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे या डेप्थ सेंटर की ओर या डेप्थ की ओर मूव करते हैं तो फिर ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर हम लोगों को पता है कि 64 किलोमीटर की डेप्थ पर 1% डिक्रीज होता है, 1% डिक्रीज होता है। जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो ऊपर जस्ट डबल होता है, दोनों जगह पे जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो सरफेस के एबव ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपैरिजन की, तो अगर हम 62 किलोमीटर लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। मतलब ऊपर जस्ट डबल हो रहा है। कह रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एज दैट इन 10 किलोमीटर डीप माइन बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चा 10 किलोमीटर डीप पर जो वैल्यू है वही वैल्यू अगर बनानी है तो आप इस लाइन से देख सकते हो कि 64 किलोमीटर पे 1% था, 34 किलोमीटर पे 1 था, जस्ट हाफ, आधे का रिलेशन है। तो 10 का जस्ट हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 फिर एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ रिलेवेंट स्टेटमेंट टू कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। करेक्ट, कैपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सही है आपका। आपने पढ़ा भी होगा कि जो dA अपॉन dt है वो L अपॉन 2m है, और dA अपॉन dt एरियल स्पीड हो गई, m आपका क्या हो गया, मास हो गया, दोनों चीजें कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। तो L एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो गया, कंजर्व हो गया, तो फर्स्ट तो सही हो गया। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ सन एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। बिल्कुल गलत है। कैपलर ने बोला था कि जो भी आपके प्लैनेट हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करेंगे और जो सन होगा वो किसी एक फोकस पर होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड में बोला जा रहा है प्लैनेट्स सिचुएटेड एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द सन टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। हाँ, बिल्कुल सही है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही कम होगी, तो वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। फोर्थ कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब था, जबकि यहां पे क्या लिखा है, टाइम पीरियड। यहां पे ये नहीं लिखा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही हो गया। तो यहां पर आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत है, और यही आपको निकालना था कौन सा रिलेवेंट नहीं है। देख लेते हैं सेकंड और फोर्थ को, सेकंड ऑप्शन पे मेंशन किया गया, तो 46 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द काइनेटिक एनर्जी फॉर इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज E when the light incident on the metal has wavelength lambda. To double the kinetic energy the incident light must have wavelength. चलिए, correct, kinetic energy of emitted electron is E when the light incident on the metal has wavelength E lambda. अगर हम बात करें यहां पर तो बच्चा E बराबर hc अपॉन लैम्डा -5 ये लिख सकते हैं। टू डबल द काइनेटिक एनर्जी तो 2E हो जाएगा। द इंसिडेंट लाइट, तो मान लो एज्यूम कर लिया कि वो भैया लैम्डा डैश है, जबकि वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया हम लोगों ने। जब फर्स्ट करोगे तो 2E माइनस E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा।
यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, HC कॉमन ले लोगे, 1 अपॉन लेमडा डैश माइनस 1 अपॉन लेमडा, ये आ जाना है। और जब ये आ गया आपका, तो यहां से सॉल्व करने पर, यहां से आपको सॉल्व करना है आपको, और जो अपनी वैल्यू मिल रही है यहां पर कि लेमडा डैश निकालना है आपको, ध्यान से देखेंगे आप तो E अपॉन HC बराबर 1 अपॉन लेमडा डैश माइनस 1 अपॉन लेमडा, तो E अपॉन HC प्लस 1 अपॉन लेमडा बराबर 1 अपॉन लेमडा डैश, एलसीएम क्या आएगा, HC लेमडा आएगा, यहाँ पर ये E लेमडा बन जाएगा और प्लस HC बन जाएगा, बराबर 1 अपॉन लेमडा डैश हो जाएगा। तो लेमडा डैश बराबर हो जाएगा HC अपॉन लेमडा अपॉन E लेमडा प्लस HC, तो ये आपका आया। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, ऐसा आपका सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। यहाँ पे माइनस लगे होने की वजह से गलत हो गया, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन 47 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए 48 पे देख लेते हैं। करा इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ मेजरमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल इज फाउंड टू बी V0 वोल्ट when radiation of wavelength lambda naught is used. If radiation of wavelength 2 lambda naught is used with the same metal, then the stopping potential will be। बच्चा सेम मेटल बोला जा रहा है, सेम मेटल का मतलब हो गया दोनों ही स्टेटमेंट के लिए हम वर्क फंक्शन को क्या रखने वाले, सेम रखने वाले। और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है, तो E V0 HC अपॉन लेमडा -5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेटमेंट के लिए बोला जा रहा है कि इफ द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा नॉट, तो हमने ये बोल दिया कि भैया यहाँ पे V0 डैश हो जाएगा ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये HC अपॉन 2 लैम्डा नॉट हो जाएगा और -5। हमें फिर एक बार वही करना है, हमें सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है। E बच्चा कॉमन ले लेना है, तो V0 डैश माइनस V0, 5 से 5 कैंसिल होगा, HC अपॉन 2 लैम्डा नॉट और माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट। अगर इसको सॉल्व किया जाए, E V0 डैश माइनस V0 बराबर एलसीएम आया 2 लैम्डा नॉट और ये आ जाएगा माइनस का HC, माइनस का HC, और यहां से V0 डैश ये आया। और अगर ध्यान दिया जाए तो यहां से V0 डैश हो जाएगा आपका V0 माइनस HC अपॉन 2 लैम्डा E। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करा एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इज इनिशियली एट रेस्ट। अगर इनिशियली एट रेस्ट है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। करा गेट्स एक्सीलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t इग्नोरिंग रिलेटिव इफेक्ट इज। तो बच्चा सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, तो अपने को तो लैम्डा पता होना चाहिए। जब लैम्डा पता होगा तो हम लोग डी लैम्डा अपॉन dt करेंगे। अब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा और h अपॉन p होता है, मतलब h अपॉन mv होता है, अपने को v पता होना चाहिए। और v के लिए यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन भी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक्सीलरेशन a बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाए तो v बराबर u प्लस at, v बराबर u हो गया 0, a की वैल्यू हम लोग रखी स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m और t दे रखा है आपका ये t, ये अपना v आ गया। अब बेसिक फार्मूला लैम्डा और h अपॉन mv, v की वैल्यू रख दी गई, आप देख रहे हो m से m कैंसिल हो गया, लैम्डा और h अपॉन, और अपने को निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। तो हम सबको पता है h अपॉन ई ये आ गया, और 1 अपॉन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये। अब हम देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन पे लिखा है, और मुझे जो लग रहा है कि ये आपका
फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा दिख रहा है ना। तो आपका 49 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 एक बार फिर मैच कॉलम कर लेते हैं चलते चलते। और यहाँ पर फोटो करंट है दूसरे, और सैचुरेशन करंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन है। फोटो करंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं। तो जो फोटो करंट है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड पे डिपेंड करता है। तो ए का मेरे हिसाब से थर्ड सही होगा। सैचुरेशन करंट का मतलब हो गया कि जो वैल्यू है करंट की, फोटो करंट की, एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगेंगे तो वहां पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और उस हिसाब से आपका सेकंड का फोर्थ हो गया। तो मैं लिख लेता हूं कि ए का आपका थर्ड सही है और बी का आपका फोर्थ सही है। मैं सी की बात करता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जहां पर आपने इलेक्ट्रॉनों को रास्ते पे ही क्या किया है, रोक दिया, मतलब उनके मोशन को रोक दिया है। मोशन मतलब वहां पे एक्सीलरेशन नहीं होकर रिटार्डेशन हो रहा है, तभी उनकी वेलोसिटी जीरो होगी। एक तरह से रिटार्डिंग पोटेंशियल का काम करता है। तो हिसाब से मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो आपका सी का सेकंड सही होगा। और जो डी है वर्क फंक्शन मतलब किसी भी मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉनों के इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, ये आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो डी का आपका फर्स्ट ऑप्शन है। मैं देख लेता हूं किस ऑप्शन पे आपके इस तरह की मैचिंग दिख रही है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, और ऑप्शन सेकंड पे दिख रहा था। तो ये बच्चा मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। और अगर मे भी आपका कोई डाउट रहा होगा तो दूर हो गया होगा, और मैंने कोशिश की है कि अगर आपको डाउट आया हो तो उसको मैं दूर कर सकूं। चलिए अब फिर कभी किसी पेपर के डिस्कशन में मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। बस आप पेपर देते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, और भविष्य की बातों को अभी सोचना बंद कर दीजिए। बस हमारे बस में क्या है, हार्ड वर्क है, हम पढ़ ही सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद।